नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे वेनेजुएला पे अमेरिका के हमले की। और ट्रंप ने दावा किया है कि वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसी के साथ वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है और सड़कों पे सेनाएं हैं। वेनेजुएला की राजधानी पे ये हमले किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि वहां पे हथियारों के जखीरे, बारूद इसका इस्तेमाल होने वाला था, उसकी चिंता ट्रंप साहब ने की है। खैर, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है, वेनेजुएला का यह कहना है कि बहुत लंबे समय से ट्रंप की और अमेरिका की निगाहें हमारे तेल के भंडारों पे है। हम भी 6 लाख बैरल प्रतिदिन वहां से तेल लेते हैं, जो अगर कनाडा या मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां से सस्ता मिलता है। अगर ये सब कुछ चीजें लंबी चली तो हमारे लिए भी संकट पैदा हो सकता है। हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भी करते हैं। खैर, ईरान के सामने चुनौतियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि नए साल के साथ ही जब भी कभी चर्चा होगी तो ये भी जिक्र जरूर किया जाएगा। खैर, लेकिन बात वेनेजुएला की करें तो क्या इंपैक्ट दुनिया पे इसका आएगा, और भारत की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? ट्रंप की मोनोपोली है या फिर अमेरिका की आवश्यकता थी दुनिया के लिए? तो चलिए, हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व आईएफएस हैं और राजनीति विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल आनंद जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सतीश शर्मा साहब जुड़े हैं, दोनों आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है सर, ये समय की आवश्यकता थी या ट्रंप और अमेरिका की आवश्यकता थी वेनेजुएला पे हमला करना? क्योंकि दावा भी ट्रंप की ओर से ही किया गया है ये कि हमने हमले किए हैं। नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, मेरा मानना यह है कि ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, पहले उन्होंने WTO को बाईपास करके सारे ट्रेड डील्स करना शुरू किए। उनके ऊपर, कंट्रीज के ऊपर तलवार लटका दी कि आप इतना प्रतिशत टैरिफ नहीं लगाओगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उन्होंने वेपनाइज किया टैरिफ रिजीम को, इंपोर्ट रिजीम को, क्योंकि अमेरिका काफी देशों से इंपोर्ट करता है। तो अपनी पॉलिसीज उन्होंने डिक्टेट की उस समय, और ये सब लोगों को पता है। यूरोप वाले भी उससे परेशान थे, एशिया के सभी कंट्रीज परेशान थे, हम भी परेशान थे। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसको मैं कह सकता हूँ कि न्यू इंपीरियलिज्म है ये, कि आप किसी तरह के कॉन्टेक्स्ट या किसी तरह के प्रीटेक्स्ट बना दीजिए किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए। उनको पहले ये कहा गया कि आप नार्को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं और आप के बोट्स वगैरह जो आ रहे हैं अमेरिका, उनको हम कैप्चर करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे। ये करीब 1.5 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ की एनर्जी के जो एक्सपोर्ट थे उनको बैरिकेड कर दिया पिछले कुछ वीक से, और एनर्जी के एक्सपोर्ट्स को बंद करवा दिया वेनेजुएला का। और अभी अचानक, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा था कि रिजीम चेंज का प्रोसेस चालू किया जाएगा, लेकिन इन्होंने इमीडिएटली ये रिजीम चेंज का प्रोसेस चालू कर दिया। ये अमेरिका की कोई बहुत नई नीति नहीं है, ये 50-60 साल से चली आ रही है। आप देखेंगे कि उन्होंने चिले में रजीम चेंज किया 1973 में, पनामा में 1989 में, निकारागुआ में किया। उसके बाद मैं जब पोस्टेड था बहरीन में तो उन्होंने इराक पे अटैक किया और इराक को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद उन्होंने सीरिया पे अटैक किया, इसके बाद लीबिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रोस्परस कंट्रीज थे, सबको डिस्ट्रॉय किया। हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश में आपने देख लिया कि एक मोहम्मद यूनुस को लाके बिठा दिया और जिहादी एलिमेंट्स इतने पावरफुल हो रहे हैं। तो ये सब इनकी पुरानी नीति का हिस्सा है। इसको पहले मुनरो डॉक्ट्रिन कहते थे, अब आजकल लोग कह रहे हैं कि ये डोनरो डॉक्ट्रिन हो गया, ये रोनाल्ड रीगन का डॉक्ट्रिन हो गया। तो अब आप कोई भी नाम दें इसको, देखिए ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है, ये UN के जो प्रोनाउंस्ड प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट में है।
अगर आप मानते हैं कि कोई रेजिम रिप्रेसिव है, ऑटोक्रेटिक है, अपने लोगों को सता रहा है, तो आप यूएन में उसके अगेंस्ट में सैंक्शन लगवाइए और उसके बाद ऑथराइजेशन लेके उसको हटवाने की प्रक्रिया चालू करें। ये एक तरीका होता है। लेकिन आपने महसूस किया, एक व्यक्ति ने महसूस किया कि ये रेजिम ऑपरेसिव है या नार्को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, उसको प्रीजज कर दिया और उसको आप पकड़ के ले आए। सो दिस इज ओनली वी कैन कॉल इट, माइट इज राइट। ये आप या तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहें, या माइट इज राइट कहें, या न्यू इंपीरियलिज्म कहें, ये अपने आप कैसे भी डिफाइन करें। बट बेसिकली यूएस हैज द मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और उन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्होंने यूज करके और इस मादुरो को किसी भी प्रिटेक्स्ट के ऊपर हटाना था, वो हटा दिया है। दैट वो अचीवमेंट उन्होंने कर लिया है। अब उसका जो उनकी जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि वो उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, तो उसका ट्रायल यूएस में होगा। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये तो आप सब जानते हैं। ये सब एक प्रिटेक्स्ट है। अल्टीमेटली उनको पनिशमेंट मिलना है, वेदर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या कैपिटल पनिशमेंट होगा, ये बात की बात है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब वेनेजुएला में क्या होगा। वेनेजुएला में जो है, मेरे को लगता है कि अमेरिका फिर किसी को अपॉइंटेड प्रेसिडेंट बनाएगा और उनके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डॉटेड लाइन पे साइन करवाएगा, उनको कंट्रोल करेगा। और उसकी जो रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो शेल हो, चाहे टोटल हो, चाहे और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। और उनका नेचुरली ये अमेरिका के आर्थिक दबाव को विश्व में और ज्यादा महत्वपूर्ण कर देगा। तो ये सब चीजें मेरे को लग रहा है होने वाली हैं। बट बेसिकली अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा था कि वो ऑपरेसिव रेजिम है या वो रेजिम डिक्टेटोरियल है, तो उसके अगेंस्ट में यूएन में एक मोशन लाना चाहिए था उनको, और उसके ऊपर कुछ व्यूज लेके और कुछ एक्शन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लागू करना चाहिए था। आप सीधे जाते हैं, अपना निर्णय ले लेते हैं और उसके घर में जाके आप अटैक करते हैं, तो ये नेशन की सोवरेनिटी के अगेंस्ट में भी है, बिल्कुल है। ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, यूएन चार्टर के अगेंस्ट में है, और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। तो अब देखिए क्या होता है। अभी तक तो मैं तो इसको माइट इज राइट ही कहूंगा। अब लेट अस सी क्या आगे क्या बढ़ता है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक मनमर्जी कही जा सकती है। एक खैर बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं सामने आना, लेकिन इसे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। खासकर वो लोग ही कर सकते हैं कि जो बिल्कुल अमेरिका प्रस्त हो और जो अमेरिका के साथ में इसी तरह से। लेकिन अगर यूं देखें, कानून के राज या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बिलीव करते हैं, वो कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा कि इसमें एक निजी एजेंडा ज्यादा दिखाई देगा। क्योंकि इससे पहले भी 2003 में इसी तरह का रवैया अमेरिका का देखा जा चुका है, जो दुनिया को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। चलिए कपिल सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अभी सर ने कहा कि ये सब कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन कानून के विरुद्ध, कानून के खिलाफ भी है। तो विकसित राष्ट्र एक मोनोपोली अपनी बना रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ उनके आगे बोना हो चुका है। सॉरी, माफ करिएगा कि डब्ल्यूटीओ भी अब इसके आगे बोना है। सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं आपके जन टीवी के सभी दर्शकों को, और नववर्ष की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं आप सबको। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो 91 तक द्विध्रुवीयता की तरफ रही। उसके बाद में हमें एक पक्षपात नजर आया अमेरिका का, और अभी इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में बहुत सारी शक्तियां जो है वो सामने आ रही हैं। और अभी अगर मैं एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों के अंदर अगर हम किसी देश की बात करें, तो हम ये देखते हैं सर कि राष्ट्रहित सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी देश जो है वो कुछ भी करता है, किसी के साथ में दोस्ती करता है, मित्रता करता है, समझौता करता है, युद्ध की बात करता है, या संबंधों को मजबूती प्रदान करता है, वो सब उस देश के राष्ट्रीय हितों से ही पूजित होते हैं। अमेरिका पिछले काफी समय से, मुझे लगता है करीब 4-5 महीने से वो ये प्लानिंग कर रहा था कि वो इस तरह की काम करे, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले भी जो क्रिसमस के आसपास भी कुछ ऐसा सुनने में आया था कि साहब, क्योंकि अमेरिका की ये स्थिति है कि अभी इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारी शक्तियां उभर कर सामने आ रही है,
और अमेरिका क्या है कि अपनी जो शक्ति है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है जब से आए हैं तब से ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके आने से पहले इन्होंने एक बात कही थी कि साहब मैं यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है मैं वो रुकवा दूंगा। बहुत सारे काम इन्होंने कहे कि मैं ऐसा कर लूंगा। तो कहने का सर मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि आप देखिए किसी भी देश की संप्रभुता कहाँ पर है, कहाँ पर यूएन का चार्टर है साहब, यूरोपीय यूनियन कहाँ गई, किसी भी देश की स्वतंत्रता कहाँ है, अमेरिका कितने सारे फैसले ले रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है आप देखेंगे कि ये एक, क्योंकि अमेरिका को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं पा रहा, अगर रोकते तो बताइए आप यूएन चार्टर का कितनी बार इन्होंने उल्लंघन किया। अभी हमारे जो गौरी शंकर सर ने जो अभी बात बताई कि अमेरिका ने, और ये जो 3 तारीख का जो 3 जनवरी का जो मसला है ना सर, ये 1990 में भी हुआ था, 20 में भी हुआ था, और आज भी 3 तारीख है, और ये दिखाना चाहता है कि मैं ही दुनिया की सबसे कहाँ जाएगा, दुनिया के और देश कहाँ जाएंगे, ये कुछ नहीं है सर, क्योंकि अमेरिका के एक बहुत बड़े जो विद्वान हुए हैं अमेरिका के, मॉर्गेंथो, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए शक्ति संघर्ष की राजनीति में लिप्त रहना चाहते हैं। और ये जो सदी है सर, अगले जो 50 साल है सर, ये जियो पॉलिटिकल के हैं और जियो इकोनॉमी के हैं, और प्रत्येक राष्ट्र, चीन का भी जो इन्फ्लुएंस है वो जियो इकोनॉमी है, जियो पॉलिटिक्स है, अमेरिका का भी जो इन्फ्लुएंस है वो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमी है। अभी सर ने जो गौरी शंकर सर ने बात कही कि वो ऐसा करके इस राष्ट्रपति को यहाँ से हटाकर और वो अपने समर्थन वाले किसी व्यक्ति को वहां स्थापित करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि एजेंडा बेस्ड ये अटैक कहा जा सकता है इसे, और यूएनओ मूक है, क्योंकि यूएनओ की प्रासंगिकता पे अब सवाल अब से नहीं, लंबे समय से उठ रहे हैं कि विकसित राष्ट्र हैं वो इसे बौना साबित कर रहे हैं, वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। केवल उसका डंडा केवल उन राष्ट्रों पे है जो छोटे राष्ट्र हैं, वो यूएनओ के भरोसे चल रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है या दूसरी तरह की भी एड जब मिलती हैं। खैर चलिए, हम वेनेजुएला से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, तो सतीश सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी पे अगर ये युद्ध, या अभी तो हमला कहूंगा मैं, इसे युद्ध तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं, लंबे समय चलना मुश्किल लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति को जैसे ट्रम्प कह रहे हैं कि अपने कब्जे में ले लिया है उन्होंने, अपनी मोनोपोली से कुछ एग्रीमेंट सिग्नेचर कराएंगे, लेकिन उससे भी अगर ये लड़ाई कुछ दिन और चलती है तो क्या असर होगा, या अमेरिका की मोनोपोली के बाद में वहां की स्थितियां बनेंगी, उससे क्या असर आएगा? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, जो होना था वो हो गया है, लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ। और आप ये समझिए कि कल तक ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा जी। और इस चैप्टर की शुरुआत 14 अक्टूबर को वेनेजुएला ने ये क्लियरली बोल दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि हम हमारे गोल्ड एंड हमारे ऑयल एक्सट्रैक्शन को आपके लिए खोल रहे हैं। जब उन्होंने ये बात एक्नॉलेज कर लिया इस चीज को कि हम इस चीज को ओपन कर रहे हैं, आप यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, गोल्ड को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट एजेंडा सर कुछ दूसरा था, और एजेंडा क्लियर करता कि मोदुरो को वहां से हटाना था, और वो आज टारगेट पूरा हो गया, फोटोग्राफ्स बाहर आ गए, वो अरेस्ट हो गए। पहली चीज। अब हम थोड़ा सा इसको इंडियन रेफरेंस में समझने की कोशिश करते हैं। 2013 के अंदर इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट जो हो रहा था वेनेजुएला से, पेट्रोकेमिकल जो हम बेसिकली वहां से पेट को परचेज करते हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंडिया में काम आता है, वो इंडिया का अप्रोक्सीमेट 10.13% था। 2019-20 के अंदर सैंक्शन लगने से पहले इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट बिल था वेनेजुएला से, वो करीब करीब $6,000 मिलियन था वेनेजुएला से। और हमारा आज की स्थिति में अगर हम देखें, जब हम 2023-24 में बैठे हैं, सिर्फ $1,000 मिलियन का हमारा इंपोर्ट उनसे रह गया है। आप देखिए, $6,000 मिलियन 2019-20 अमेरिकन सैंक्शन लगने से पहले, और आज की डेट में जो कि टोटल इंपोर्ट का हमारा सिर्फ 3.8% है। 3.8% है। 2023 में 6,000 मिलियन, 2019 में 6,000 मिलियन, 2020 में 6,000 मिलियन, 2021 में 6,000 मिलियन, 2022 में 6,000 मिलियन, 2023 में 6,000 मिलियन, 2024 में 6,000 मिलियन, 2025 में 6,000 मिलियन, 2026 में 6,000 मिलियन, 2027 में 6,000 मिलियन, 2028 में 6,000 मिलियन, 2029 में 6,000 मिलियन, 2030 में 6,000 मिलियन, 2031 में 6,000 मिलियन, 2032 में 6,000 मिलियन, 2033 में 6,000 मिलियन, 2034 में 6,000 मिलियन, 2035 में 6,000 मिलियन, 2036 में 6,000 मिलियन, 2037 में 6,000 मिलियन, 2038 में 6,000 मिलियन, 2039 में 6
तो ये जो 10.45% से और 3% पे आप आए हैं, तो आप ये समझिए कि इसका कोई बहुत ज्यादा डेंट इम्पैक्ट नहीं इंडिया के होगा। ऊपर नहीं आने वाला है। और वो ऑलरेडी हम लोग रशिया से हमारा जो अभी रशिया से हमने डेफिनेटली हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए ऑयल के, बट स्टिल वो अभी इतना सिग्निफिकेंट है कि इंडिया के ऊपर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और अगर ऐसा कुछ होने भी वाला है तो ओमान के साथ हम लोग उस चीज को बाईपास कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला की टोटल इनकम का 90% कम्स फ्रॉम दी ऑयल एक्सट्रैक्शन ओनली, 90%। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा सर यहाँ पर ये है कि टोटल वर्ल्ड पेट्रो एक्सट्रैक्शन का 0.08% वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स वर्ल्ड मार्केट पे मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत डेंट आएगा, लेकिन ये डेंट कोई बहुत ज्यादा या मेजर सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जिन्हें कि वो पेट कोक को जो परचेस करते हैं, मुझे लगता है वहां पर थोड़ा सा एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। बाकी मैं एक छोटी सी टर्म है, गुप्ता साहब और कपिल आनंद सर जरूर इसको समझते होंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कॉर्पोरेट पीपल आर रनिंग द गवर्नमेंट। अभी अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है कि वहां कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में बैठ गया है और जी। एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट हमें फुलफिल करने हैं। पाकिस्तान जैसी पावर, अब इन्होंने सर वही वेपनाइज करने वाली बात है। आपने IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के अंदर 80% फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। जहां पर आप उन्हें वॉर के तरीके से नहीं दबा सकते, आपने वेपनाइज किस किस को कर दिया है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। आज आप पाकिस्तान को जो बंदर बांट कर रहे हैं IMF के नाम पे, जो पैसा ये लोग दे रहे हैं, वो सबको पता है कि वो क्यों हो रहा है। जो इंसान बिटकॉइन को ये कह रहे थे कि नहीं हम तो बिल्कुल चौक कर देंगे इस मार्केट को, आज वो पाकिस्तान उसका सेंटर बन रहा है और उस सेंटर बनाने में सबसे बड़ी जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आई फर्मली बिलीव दिस इज एंटायरली क्रॉनिक कैपिटलिज्म। और इसका सबसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म जो मैं यूएस में देख पा रहा हूँ कि वहां पे खुद कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में जाके बैठ गया है। अभी तक हम देखते आए हैं पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट रन कर रहा है, यहाँ मॉडल सर मुझे लग रहा है बिल्कुल बिखर गया। तो दैट वाज माय टेक कि इससे बहुत बड़ा नहीं जाने वाला। इसी वजह से मैंने कहा कि ये अटैक एक तरह से एजेंडा बेस्ड अटैक कहा जा सकता है, ताकि अपनी मोनोपोली चलाई जा सके, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति निकोलस हैं वो पूरी तरह से इन चीजों को खारिज कर रहे थे और वो मान नहीं रहे थे। हालांकि उन्होंने, जैसे अभी सतीश जी कह रहे हैं कि अक्टूबर में उन्होंने ओपन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये राइडर हो सकता है। तो पूरी तरह से फ्री एंड, अभी गुप्ता साहब ने भी एक संकेत दिया है कि जो होना था उसका अंदाजा भी था, और लेकिन समय का कोई पता नहीं था कि कब किया जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह के एजेंडे के तहत ये हमला किया गया था वो लंबा नहीं चल सकता, वो खत्म है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार जिस तरह से कर लिया गया है, वो पनिशमेंट या एग्रीमेंट जो भी कुछ होगा। अभी चर्चा है कि वहां पे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भी आगे लाया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने अपने कब्जे में इसको लिया है, ये चर्चाएं हैं, अभी तक मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। खैर, अमेरिका की पूरी मोनोपोली होगी, सरकार जिसके भी हाथ में होगी। चले एक बार वापस से मैं गुप्ता सर का रुख करना चाहूंगा। सर, जैसे अभी सतीश जी कह रहे हैं कि हम जो 10 पॉइंट समथिंग जो हम वहां से ट्रेड इंपोर्ट करते थे, वो 3% के आसपास आ गया, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, और उसको भी हम दूसरे राष्ट्रों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो हुआ कि हमें अगर कहीं पे भी हमारे ट्रेड में कहीं खतरा लगता है या कहीं घाटा लगता है या हमें ऑयल कीमतों पर कंट्रोल करने में कहीं दिक्कत आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत लंबी दिक्कतें इससे पैदा होने वाली है। कुछ क्षणिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी केवल अमेरिका के साथ में बातें नहीं होंगी, जैसे बताया गया, और बिल्कुल था भी कि चाइना के डेलीगेशन की मीटिंग्स वहां पहले से प्लान थी और उसी दरमियान ये सब कुछ किया गया है। मैं कहीं देख रहा था कि अगर कुछ इसी तरह की चीजें चली तो क्या वाकई दुनिया विश्व युद्ध की ओर रन करेगी? योगेंद्र जी, अभी विश्व युद्ध तो थोड़ा दूर है, अभी लगता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा डेंजरस डोमेन है, उसमें कोई भी इतना जल्दी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन छोटी छोटी इवेंट्स कई बार क्राइसिस को लीड करती हैं। इसमें पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो वेनेजुएला से बहुत छोटा है, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं काफी हैवी। तो अब रिजीम चेंज के बाद वो सैंक्शंस हट जाएंगी, ऐसा मेरे को लगता है, फेजेज में आके।
और फिर हमारा ट्रेड एक्चुअली बढ़ेगा वेनेजुएला से। हमारा इंपोर्ट जो है वो जो अभी रेस्ट्रिक्टेड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे ईरान से भी हमारा इंपोर्ट बिल्कुल मिनिमम है ना, क्योंकि वो सैंक्शन जो अमेरिका ने लगा रखी हैं उसकी वजह से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सैंक्शंस अब हट जाएंगी। बड़ा मेरे को तो बड़ा क्लियरली लग रहा है कि जैसे ही मादुरो को हटा दिया इन्होंने, अपना रेजिम वो सेट कर देंगे वहां पे, और अमेरिकन ऑयल कंपनीज वहां पूरा कंट्रोल करेंगी और वो सैंक्शंस हट जाएंगी, तो हमारा इंपोर्ट वेनेजुएला से बढ़ेगा। ये बड़ा क्लियर मेरे को संकेत नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं विश्व युद्ध की, देखिए ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं ये। जैसे उन्होंने ट्रेड डील्स में लोगों को कोयर्स किया और साइन करवाए, तो और इसी तरह से ये इन्होंने अपना पावर दिखाया है कि मेरी पहले उन्होंने ईरान में जो किया था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक, उसके ऊपर वो कई बार खुद आए थे कि हमारे पास इतनी जबरदस्त प्रोवेस है मिलिट्री की, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये दिखा दिया है। और ईरान में भी आप जान रहे हैं कि अभी फिर से चल रहा है प्रोसेस। तो उसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मान लो ये ईरान में भी आ गए, इन्होंने अटैक कर दिया, तो फिर हो सकता है मिडिल ईस्ट में कुछ नया संकट सामने आए और उससे कुछ कुछ और चिंगारियां आगे निकले। यूक्रेन में ऑलरेडी चिंगारियां हैं और यहाँ पर जो है और चिंगारियां आ जाएंगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि नेचुरली इससे वर्ल्ड ऑर्डर में डिसरप्शन आया है और ज्यादा डिसरप्शन आएगा। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थोड़े थोड़े डिसएंचांटेड है अमेरिका से, चाइना भी डिसएंचांटेड है, लेकिन अमेरिका अपना पावर डिस्प्ले करना चाहता है। उस पावर को जो उन्होंने 50-60 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में डोमिनेट किया वर्ल्ड को, उसको वापस लाना चाहता है। तो उसी की तरफ ट्रम्प साहब बढ़ रहे हैं। और लेकिन ये तरीका ये है कि आप अपने देश के हितों का ध्यान रखें, लेकिन संसार में रहने के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को भी बिल्कुल तोड़ के आप आगे बढ़ें, पूरे विश्व को हिला दें, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि उससे अगर क्रांति होगी, कोई किसी तरह की अराजकता फैलेगी, तो सभी लोग उससे प्रभावित होंगे। चलिए, मैं कपिल सर आपसे और सतीश सर से 1 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, क्योंकि समय कम है। आपसे जानना चाहूंगा कि इसे अमेरिका का एजेंडा माना जाए या वाकई ट्रम्प का निजी एजेंडा भी। ट्रम्प चाहते हैं कि दुनिया का मैं बॉस बन के रहूं और दुनिया मान के चले कि हाँ ट्रम्प इज बॉस। क्या उस एजेंडे पे हैं? सर मेरा तो ये मानना है कि मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता सर, वो उस देश के हित होते हैं और किसी भी देश के जो हित होते हैं वो उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष की नीतियों के अंदर परिलक्षित होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अमेरिका के ये हित है, क्योंकि जो वेनेजुएला है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो पेट्रोल वहां से निकलता है। तो आप देखेंगे कि आज की इंपॉर्टेंट क्या है सर, पेट्रोल सबसे बड़ी चीज है सर। और पेट्रोल क्या है कि पेट्रोल के जो उसके हब है उसके ऊपर वो अपना कब्जा बनाना चाहता है। और यही रीजन है कि अभी कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो विरोधी पार्टी की जो नेता हैं जिनका नाम कोरिया जी, चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कपिल सर के। मैं जाता है तो मैं तैयार हूं बनने के लिए। जी चलिए, मैं सतीश सर का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको? ये तो बिल्कुल आपने कहा कि कोई बहुत लंबा ये दौर नहीं है जिसकी वजह से कहीं हमें चिंतित होने की आवश्यकता है, लेकिन मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प साहब का कोई आखिरी किसी मुल्क पे ये अटैक होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। अभी कपिल सर कह रहे हैं कि ये देखिए किसी राष्ट्र का निश्चित रूप से राष्ट्र अध्यक्ष उस राष्ट्र को लीड करता है और वो कुछ एजेंडा अगर व्यक्तिगत भी होता है तो उसी के खाते में जाता है कि राष्ट्र क्या चाह रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से एक ट्रम्प साहब, आपको भी ध्यान होगा कि पाकिस्तान के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कुछ ऐसा ही किया कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को साइडलाइन करके और वहां के सेनाध्यक्ष को बुला करके व्हाइट हाउस में लंच करा दिया और फिर उसके बाद में बिटकॉइन का उनको वहां का उनके बेटे को कारोबार दे दिया। तो ये अमेरिका के एजेंडे या कुछ अभी वाकई ट्रेड्स में एक अपना खुद का एजेंडा भी ट्रम्प चला रहे हैं जिससे दुनिया पे भी असर दिखाई दे रहा है? सर मैं एक आपको इससे थोड़ा सा लीक सेट के पॉइंट बता देता हूँ। 2 पॉइंट हैं।
एक तो वेनेजुएला का सबसे बड़ा पेट्रो इंपोर्टर चाइना है, दूसरा अभी दुनिया में जो चीज काम कर रही है वो सेमीकंडक्टर्स काम कर रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर्स को लीड कर रही है, वन इज ताइवान एंड वन इज जापान। जी मुझे ये सब खतरा बहुत कम लगता है, लेकिन जो चाइना अब ताइवान के साथ करने वाला है उसमें ज्यादा टाइम नहीं है। डेडलाइन 2026 की थी एंड दैट डेडलाइन इज वेरी क्लोज नाउ एंड आई एम फर्मली बिलीव कि ये जो तो हम सेंटिमेंट्स हैं, अमेरिका के वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ उसके साथ भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि ताइवान पे अटैक करने के लिए या कब्जे में करने के लिए अमेरिका चाइना को भी एक तरह से एक लीक मिल गई है। सर ये काउंटर है, ये बिल्कुल काउंटर जी, है। ये बिल्कुल ऐसा है जी। कि जब आप किसी फुल स्केल वॉर में जाएंगे उसके पहले आप अपने टेक्टिक्स मेंटालिटी के साथ आप खेलते हैं। आपको अगर किसी इंसान को हराना है तो आप उसे दिमाग के साथ खेलिए। तो यहाँ पे ये जो गेम चल रहा है, आज एलन मस्क एक दिन आते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं, फिर वापस आके शामिल हो जाते हैं, क्योंकि BYD ने उसको पीछे कर दिया है। तो हर चीज, मैं ऐसा फर्मली बिलीव करता हूँ सर, मैं कॉमर्स को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट का खेल है। और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में ये चीजें फर्मली 100% हो गई। दैट वाज फ्रॉम माय साइड सर। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है क्योंकि आज ये रिलेवेंट इश्यू था, तो इस वजह से सभी लोगों को हमने जोड़ा, हमारे एक्सपर्टीज को, और उन्होंने बेबाक तरीके से जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर भी किया हमारे दर्शकों के सामने। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।